हेलो वेलकम्स टू मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन। मैं शांतनु राय आपके सामने आ चुका हूं एक और धमाकेदार सेशन के साथ। आप जैसा कि मेरे पीछे देख पा रहे हैं, हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने वाले हैं। एक और बेहतरीन टॉपिक, एक और शानदार टॉपिक, एक ऐसा टॉपिक जो एग्जाम में भरमार कर देता है नंबर्स की, एक ऐसा टॉपिक जिसको लोग स्किप करना पसंद नहीं करते, एक ऐसा टॉपिक जो आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। कोडिंग डिकोडिंग हर एग्जाम में बहुत ज्यादा रेलेवेंट होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट 1, पार्ट 2 जरूर देखिएगा। इसका पार्ट 1 देखने के बाद ही पार्ट 2 देखिएगा, क्योंकि आपको बेसिक्स यहां पे क्लियर करनी है। बहुत ही शानदार चीज है। हमने बचपन में बहुत कोडिंग डिकोडिंग करी भाई। अब बगल में खड़े हैं, मम्मी खड़ी है और उनके सामने इशारे से अपने भाई या बहन से बात कर लिया, मम्मी को पता नहीं चला। दैट इज एग्जैक्टली अ मीनिंग ऑफ, एग्जैक्टली अ डेफिनेशन ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। आप इशारे से किसी चीज को कोड में बताते हैं, सिर्फ वही बंदा समझ पाता है जो उसको डिकोड करता है। ये पूरा जो प्रोसेस होता है वो कोडिंग डिकोडिंग का होता है। तो रीजनिंग रियल लाइफ से बहुत कनेक्ट करती है भाई। तो चलिए शुरू करते हैं कोडिंग डिकोडिंग की कहानी मेरी जुबानी। और सुनो, अगर आपने जल्दी से वो रेड वाली बटन को नहीं प्रेस किया है तो जल्दी से प्रेस करो, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो मुझे, तो आपको बता दूं कि इस प्लेटफॉर्म से, इस मंच से हम और हमारी टीम जो है मैग्नेट ब्रेन्स की, आपको सारा का सारा डेटा फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाली है। यानी मैं आपको ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो जाके जल्दी से देख लो। रीजनिंग का पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको वीडियो को शेयर जरूर करना है, लाइक जरूर करना है। हम आपसे कोई फीस नहीं लेंगे। हम आपसे ऐसा नहीं करेंगे कि इसका एक कंसेप्ट बता दिया या पार्ट 1 बता दिया या थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता के कहा कि चलो आ जाओ हमारे पेड बैच में। हम कुछ नहीं कहेंगे, सब कुछ फ्री देने वाले। तो आप बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। चलिए आ जाइए। यहां पे कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 1 की बात करें भाई, ये देखो आपके सामने टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जीरो से पढ़ेंगे, जीरो से पढ़ेंगे भाई। कोडिंग डिकोडिंग दो तीन तरह से आती है। लेटर टू लेटर आती, लेटर टू लेटर आती भाई, कि अक्षरों से अक्षरों की तरफ बढ़ते हैं, लेटर टू लेटर आएगी। इसके अलावा लेटर से नंबर की तरफ भी आती है भाई। इसके अलावा सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग आती है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है भाई। सब्स्टिट्यूशनल प्रतिस्थापन कोडिंग कहते हैं। इसके अलावा चाइनीज कोडिंग या सेंटेंस कोडिंग भी इसको कहा जाता है। और उसके बाद कुछ मिक्स क्वेश्चन और एडवांस कोडिंग करेंगे। एक और चीज इसमें मैं आपको ऐड करके दूंगा, जो मैं अपनी तरफ से दूंगा, दैट इज बाइनरी कोडिंग। ठीक है, बाइनरी कोडिंग भी आपको यहां मिलने वाली है। तो इस तरह से कहा जाए कि पूरा टॉपिक आपको एक कंप्लीट पैकेज के साथ मिलेगा। हर एक तरह के क्वेश्चंस करेंगे, हर एक तरह की पूरी कह सकते हैं कि कंसेप्ट को यहां पे एनालाइज करेंगे। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मैं एक बात हमेशा ध्यानता हूं कि अगर आपको इंग्लिश अच्छी बोलनी है तो आपके पास वोकैबुलरी होना बड़ा जरूरी है भाई। शब्दकोश का बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि अगर आपको कोई शब्द आता ही नहीं तो आप इंग्लिश बोल नहीं पाओगे। तो वोकैबुलरी इज मोर इंपॉर्टेंट टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश, अगर बात करें इंग्लिश की बात करें। लेकिन इन फील्ड ऑफ रीजनिंग vocabulary is also very important to solve kind of questions of coding decoding। अब मैं कहूंगा सर ऐसा क्या बोला मैंने रीजनिंग में vocabulary, तो भाई इंग्लिश की vocabulary होती है शब्द, शब्दकोश। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग की vocabulary होती है लेटर्स। भाई अक्षरों की प्लेस वैल्यू और ऑपोजिट वैल्यू आपको याद है तो बहुत हेल्प मिलेगी आपको क्या करने में, कोडिंग डिकोडिंग समझने में। तो जरा सा मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दूंगा। आप अगर लेटर्स की प्लेस वैल्यू और ऑपोजिट वैल्यू याद कर लेते हैं तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं, कोडिंग डिकोडिंग में ना कोई रूल लगने वाला, ना कोई पैटर्न लगने वाला, सारे क्वेश्चन डायरेक्टली मैं सॉल्व कराऊंगा। तो जरा देखें, मैं यहां पे थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन नहीं बताना आपको, इतनी सारी चीजें नहीं बताऊंगा कि आप खुद ही पजल्ड हो जाओ कि यार हर टॉपिक में रूल्स लग रहा, हर टॉपिक में रूल्स लग रहा। जब इतने सारे ट्रिक्स, इतने सारे रूल्स पढ़ोगे तो आप खुद ही अपने आप में एक पजल्ड हो जाओगे। तो यार इस चीजों से बचाने के लिए मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन करना सिखाऊंगा। लेकिन फिर से बोलूंगा, आपकी इंग्लिश अच्छी तब होगी जब आपके पास वोकैबुलरी होगी। तो यहां पे मैं आपकी वोकैबुलरी सुधारने वाला हूं। किसकी? अगर बात कोडिंग डिकोडिंग की करें तो थोड़ा सा कंसेप्ट के बारे में जान लेते हैं। यहां पर याद रखना, जो आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आएगा वो दो ही चीजों से सॉल्व हो जाएगा, तीसरी कोई चीज लगेगी नहीं। पहली चीज क्या लगेगी भाई? प्लेस वैल्यू। आपका प्लेस वैल्यू से हर एक इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। और दूसरी चीज जो आपको यहां पे ध्यान देनी है, दैट इज ऑपोजिट वैल्यू। बस मैं कहूंगा बस ऑपोजिट वैल्यू, भाई खत्म। पूरा टॉपिक यही खत्म हो जाएगा। पूरा का पूरा टॉपिक का जो बेस है वो यही है। पूरे टॉपिक का जो बेस है वो यही है। तो याद रखना कि ये प्लेस वैल्यू और ऑपोजिट वैल्यू ही याद कर लो, तो कोडिंग डिकोडिंग का रैंडम क्वेश्चन दूंगा और आप उड़ा दोगे बेटा। क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कोडिंग डिकोडिंग कैसे कैसे आ सकती भाई। कोडिंग डिकोडिंग कैसे आएगी भाई? या तो लेटर से लेटर आएगी, लेटर टू लेटर आएगी, या लेटर से भाई नंबर की तरफ आ जाएगी, या नंबर से आपकी लेटर की तरफ आएगी। यही सब तो होगा। या हो सकता है नंबर से
नंबर की तरफ आ जाए। तो मतलब आपके सामने जो कोडिंग डिकोडिंग होगी वो ऑलमोस्ट इसी के इर्द गिर्द घूमेगी और आपको बस दो चीजें याद रखनी, एक याद रखनी है प्लेस वैल्यू, एक याद रखनी है ऑपोजिट वैल्यू। गेटिंग माय पॉइंट? सिर्फ और सिर्फ दो चीजें, प्लेस वैल्यू और क्या निकालनी बेटा, ऑपोजिट वैल्यू आपको याद रखनी है। कि अगर आपने ये सारी चीजें कर ली तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई रूल्स याद करना पड़ेगा, कोई ट्रिक लगानी पड़ेगी, डायरेक्टली आंसर आएगा। तो मैं तो ये मानता हूं कि कोई रूल्स मत पढ़ो, वोकैबुलरी याद करो। चलो यार वोकैबुलरी पे काम करते हैं। इसके प्लेस वैल्यू याद करने की बड़ी सारी ट्रिक है। मैं तो आपको सजेशन दूंगा कि ट्रिक पे बिलीव ना रखो, बैठो 5 मिनट का टाइम दो, याद कर लो कि 5 पे कौन होता है, 19 पे कौन होता है, 21 पे कौन होता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला मैं दे रहा हूं, हालांकि ये फॉर्मूला बहुत पुराना है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको याद हो जाए तो बेस्ट है। फॉर्मूला तो ठीक है, ये आपके सामने मिल गया, लेकिन आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ईजोटी से आप काफी हद तक 5 लेटर्स हैं जिनकी प्लेस वैल्यू याद कर लेते हो। 5 पे ई आता है, 10 पे जे आता है, ओ जो होगा वो 15 पे होगा, 20 पे होगा टी और 25 पे वाई हो जाएगा। ईजोटी की बात करूं मैं तो 25 पे वाई हो जाएगा। और बहुत अच्छी बात आप ध्यान से समझना इसमें क्या हो जाएगी, बहुत अच्छी बात ये हो जाएगी कि 5 पे अगर ई है तो 6-7 का आप जा सकते हो, 4 और 3 का जा सकते हो, 10 पे अगर जे है तो 11 और 12 वाला देख सकते हो, 2 आगे और 2 पीछे तक इमेजिन कर सकते हो। अगर आपको लगेगा सर ये तो ठीक है, 5 तो हमने याद करी, आगे पीछे का भी हम समझ लेते हैं, लेकिन और कुछ है क्या, तो हाँ एक और फॉर्मूला दे देता हूं आपको, लेकिन मैं फिर से कहूंगा आप याद कर लो। दूसरा फॉर्मूला बेटा है सिफिलोरक्स। सिफिलोरक्स जैसे इजोटी है वो 5 के टेबल के रिस्पेक्ट में आता है, सिफिलोरक्स 3 के टेबल के रिस्पेक्ट में आएगा। 3, 6, 9, 12, ये होगा 15, ये 18, ये 21 और ये 24। जैसे ये आपका 5 के टेबल में आएगा वैसे ये 3 के टेबल में आएगा। इससे आपको काफी हद तक हेल्प हो जाएगी। लेकिन आई जस्ट रिक्वेस्ट यू वंस अगेन कि आप इनके भरोसे मत बैठना। 10 मिनट लगेगा, सारे प्लेस वैल्यूज याद करोगे। 19 पे एस आता है, 14 पे एन आता है, 21 पे यू आता है, 23 पे तुम्हारा डब्ल्यू आता है, 24 पे एक्स आता है, 7 पे जी आता है। ऐसे याद रखो, क्योंकि अगर आपके सामने कोई वर्ड आएगा तुमको पता ही नहीं कौन किस पे है तो तुम ढूंढते फिरोगे। कुछ लोग कहेंगे सर इतनी मेहनत क्यों करें, एग्जाम में तो लिख लेंगे। हाँ लिख लोगे, लेकिन याद रखना जब क्वेश्चन आएगा और आप प्लेस वैल्यू और ऑपोजिट वैल्यू वहां ढूंढते फिरोगे ना, तो वो जो टाइम आप गंवाओगे वो टाइम से हो सकता है आने वाले टाइम पे आपको 1 सेकंड से आपको 1 नंबर मिल जाए। तो सेकंड्स की लड़ाई है भाई यहाँ पे। तो आपको ध्यान रखना, ये हो गया आपकी प्लेस वैल्यू याद करने का तरीका। प्लेस वैल्यू याद करने का एक तरह से फॉर्मूला है ये, लेकिन आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग इसको पूरा याद कर लें। प्लेस वैल्यू और ऑपोजिट वैल्यू की बात करूं तो आप जरा ऑपोजिट वैल्यू पे चेक कर लेते हैं। ऑपोजिट वैल्यू पे चेक कर लेते हैं। अगर ऑपोजिट वैल्यू पे बच्चों चेक करूं मैं, किस पे, ऑपोजिट वैल्यू पे चेक करूं, तो ऑपोजिट वैल्यू पे क्या चेक करेंगे, ध्यान से मेरी बात समझ लो। ऑपोजिट वैल्यू पे जो चेक करना है दैट इज व्हाट, आपको पता होगा ए का ऑपोजिट एबीसीडी में जेड होता है, सबको पता होगा यार, पहले 4 तो याद होंगे। बी का ऑपोजिट एबीसीडी में वाई होता है, सबको याद होंगे। सी का ऑपोजिट एबीसीडी में एक्स होता है और डी का ऑपोजिट एबीसीडी में क्या होता है, डब्ल्यू। ये 4 तो मेरे ख्याल से आप में से सभी को याद है और आपने बहुत अच्छे से इनकी प्रैक्टिस भी करी। 4 याद होंगे। एक और याद रख लो मेरे साथ साथ, वो आपका होगा 5वां। एम के जस्ट बाद एबीसीडी में एन आता है, तो एम का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। एक और याद कर लो बस, बाकी मैं कह रहा हूं आपको याद हो चुका है। आप कहोगे सर कहां याद हो चुका है, अभी तो किया हमने। तो ये आपको 5 याद करना है, ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू और एम के बाद आता है एन, तो एम का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एन। दैट्स इट, एक फॉर्मूला। अब कई लोग यहाँ पे मैंने नोटिस किया फॉर्मूला दिखाते हैं कि T20 रेलवे स्टेशन, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। अब एग्जाम में जब आपके सामने आएगा तो आप कहानी थोड़ी याद करोगे, रेलवे स्टेशन पे गए, T20 खेला, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब चीजें आउटडेटेड है यार, कहां जा रहे हो। आई जस्ट रिक्वेस्ट यू कि आप याद रखो। लेकिन फिर भी अगर फॉर्मूले की बात करूंगा मैं, तो फॉर्मूले के लिए कुछ मत करो, ये फॉर्मूला लगा दो बेटा। क्या, ये देखो, उफ लव बाई शर्ट। शर्ट की स्पेलिंग याद रखना, शर्ट को थोड़ी इज्जत देंगे भाई, शर्ट जी बोलेंगे। उफ लव बाई शर्ट जी, पी के और क्यू जे। ज्यादा राम कहानी पढ़नी नहीं है आपको, सिंपल, खत्म हो गया। ये उफ लव बाई शर्ट जी, पी के क्यू जे, और इससे आप बहुत आसानी से उड़ा दोगे। क्या, उफ से याद रखना यू का ऑपोजिट एफ होता है और एफ का ऑपोजिट क्या होता है, यू होता है। लव से याद रखना एल का ऑपोजिट ओ, ओ का एल होता है, वी का ई, ई का वी होता है। ऐसे बी का वाई तो आपने यहाँ याद कर लिया है, ठीक है। ऐसे शर्ट की स्पेलिंग में थोड़ी इज्जत लगाएंगे, शर्ट के साथ शर्ट जी बोलेंगे भाई, थोड़ी इज्जत दे दो शर्ट को, शर्ट जी बोलेंगे। इससे याद रखना एस का ऑपोजिट एच, एच का ऑपोजिट एस,
आई का आर, आर का आई, टी का जी, जी का टी होगा, ये ऑपोजिट्स हो गया। पी के मूवी कभी भूलने नहीं देगा आपको कि पी का ऑपोजिट के, का ऑपोजिट पी होगा, और क्यू से याद रखना क्यू का ऑपोजिट जे, जे का ऑपोजिट क्यू होगा। तो बहुत आसान सा ट्रिक, बहुत आसान सी मेथड, उफ लव बाई शर्ट जी, पी के क्यू जे, वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड टू लर्न ऑपोजिट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। और वंस यू डिड, आप मान लो कोडिंग डिकोडिंग बन जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखना उफ लव बाई शर्ट जी, ये फॉर्मूला 2 हो गए, इनसे आपको ऑपोजिट लेटर याद हो गया, और उसके बाद उड़ा दोगे क्वेश्चन को। बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उड़ना तय, उड़ जाएगा बेटा, आराम से उड़ जाएगा। चलो अब मैं कुछ नहीं करूंगा, कोई ट्रिक विक नहीं बता रहा, ये पैटर्न वो पैटर्न, ऐसा पैटर्न वैसा पैटर्न, कुछ नहीं करना यार, सीधे क्वेश्चन पे आऊंगा मैं। अब कहोगे सर बस इतना पैटर्न वैटर्न भी तो लगता है, अरे छोड़ो यार, अगर तुम अभी भी उसी चीज पे जा रहे हो तो मान के चलो कि तुम अभी भी पुरानी सभ्यताओं को लेके चल रहे हो। थोड़ा सा स्मार्टली बनो, आउटडेटेड चीजों को छोड़ो, थोड़ा सा अपडेटेड चीजों को लो भाई। हर 6 महीने में मोबाइल अपडेशन मांगता है, 2 महीने 3 महीने में अपडेशन मांगता है, तो आप बताओ क्या अभी भी पुराने पैटर्न को लेके चलोगे कि प्लेस वैल्यू याद करने के बाद से कुछ 4-5 रूल्स याद कर लें, कुछ पैटर्न्स याद करें? कुछ नहीं करना, डायरेक्टली आ जाओ क्वेश्चन पे, और डायरेक्टली क्वेश्चन पे आओगे तो क्या करेंगे भाई, ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के दम पे आपके सामने मैं चैलेंज कर रहा हूं कि भाई कुछ नहीं करना, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। देखो जरा सा कैसे। अब आपके सामने पहला क्वेश्चन, लेट्स सी पहला क्वेश्चन भाई क्या कहती है जनता। ये देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी कोड भाषा में अगर कंप्यूटर का कोड है भाई RFU VQ NPC, तो बताओ मेडिसिन का कोड क्या होगा। पहले जल्दी से निकालो कंप्यूटर, लिख लो यहां पे COMPUTER, ऐसे कर लो। इसका कोड जो है वो क्या है, इसका कोड है RFU VQNP और C, ये हो गया। अब उसके बाद कुछ मत करो भाई, उसके बाद कुछ मत करो, क्या करोगे, डायरेक्टली सॉल्व करो। कैसे डायरेक्टली अगर आप सॉल्व करते हो, देखो सिंपल सी बात है, मैं एग्जाम में बैठा हूं, मेरे सामने क्वेश्चन आ गया, मैंने लिखा और बिना समय गंवाए मैं इनकी प्लेस वैल्यू लिख लूंगा, ये 3 पे, ये 15 पे। अब आपको याद होना चाहिए रैंडम, अगर याद नहीं है तो भाई फंस जाओगे। 21, 25, 80, नीचे देखो 18, 6, 21, 22, ये हो जाएगा तुम्हारा 17, ये 14 पे, ये हो जाएगा 16 पे, और ये 3 पे। ठीक है, तुरंत आपने लिखा। इसको लिखने में कितना टाइम लगा, हार्डली कुछ सेकंड्स लगे सर। लिखा, उसके बाद देख के उड़ा दोगे क्वेश्चन को। आपको सामने दिख रहा है भाई, क्या सामने दिख रहा है, इतने में ही समझ में आ जाएगा भाई 3 यहाँ 18 यहाँ कोई रिलेशन नहीं बन रहा। अगर डायरेक्टली कोई रिलेशन ना बने तो एक बार क्या करो, 3 के आसपास में नीचे देख लो, आसपास में। अगर 3 में डायरेक्टली सामने ना बने तो 3 के आसपास में नीचे देखो क्या दिख रहा, तो 3 के सबसे पास में खुद 3 दिख रहा, लास्ट में खुद 3 दिख रहा है भाई। कहां पे दिख रहा है, खुद 3 लास्ट में दिख रहा है, ये देखो ध्यान से, 3 लास्ट में दिख रहा। और अगर फर्स्ट वाले का नियम कहता है कि लास्ट वाले से रिलेशन है, तो लास्ट वाले का भी बेटा फर्स्ट वाले से होगा। देखो बिल्कुल मिल रहा, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, आप ऑप्शन ले लो यार, मेडिसिन का निकालना है आपको। मेडिसिन की बात करें तो M आ जाएगा लास्ट में, E आ जाएगा फर्स्ट में। बस देखो ऑप्शन में पहला लेटर E, लास्ट वाला M कौन सा आ रहा, EM यहां दिख रहा, EM यहां दिख रहा, N और M ये कैंसिल हो गया, M और E ये कैंसिल हो गया। 2 ऑप्शन डायरेक्टली उड़ा दिया आपने, 2 ऑप्शन डायरेक्टली उड़ा दिया। बस एक आध और उठा लो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। यहां पे देखो जरा सा, जो 2 बचे हैं उन दोनों में लास्ट वाला, अगर लास्ट सेकंड वाला क्लियर हो जाए तो आप क्वेश्चन कर लोगे। जरा यहां पे देखो क्या दिख रहा, यहां 15 है और यहां बेटा 16 है। देखो ध्यान से, 15 और 16 मतलब पहले और लास्ट को छोड़ दें तो बाकी में +1 आ रहा है। देखो यहाँ पे 13 है, यहाँ 14 है, +1। तो इसका मतलब एक बात तो तय हो गई कि यहाँ पे E है 5 पे, तो यहाँ पे आने वाला है 6 पे कौन आएगा, F आ जाएगा। तो पीछे से दूसरा लेटर F चाहिए मुझे, जो कि कहाँ दिख रहा है भाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो ये भी कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया। पूरा कौन करता है एग्जाम में, पैटर्न बहुत सिंपल है भाई, फर्स्ट और लास्ट सेम है, और उसके बाद बाकी में +1 चल रहा है। देखो यहाँ पे 15 से 16 है, 13 से 14 है, 16 से 17 है, 21 से 22 है, 20 से 21 है, 5 से 6, 18 उतर गया भाई, फर्स्ट और लास्ट सेम था। आराम से उड़ाओगे, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। अब एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन नहीं दे देगा कि आपसे पल्ले ही ना पड़े। और देखो मैं आपको यहाँ पे अच्छे से अच्छा क्वेश्चन दिखाऊंगा, टफेस्ट क्वेश्चन, मतलब एग्जामिनर की एक पॉसिबल कंडीशन तक लेके जाऊंगा, वो कहां तक जा सकता है। और देखना एक ही मेथड, प्लेस वैल्यू और ऑपोजिट वैल्यू। अगर ये प्लेस वैल्यू से पकड़ में नहीं आता तो मैं कुछ नहीं करता, इनके ऑपोजिट वाले की प्लेस वैल्यू लिख लेता। चलो जरा एक बार क्वेश्चन आगे देख लो, नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो लाइट का कोड LJGIT है, तो फ्लेम्स का कोड क्या होगा मुझे नहीं पता, मैं एक बिगिनर हूं, एग्जाम में बैठा हूं, कुछ नहीं करूंगा। देखो लिख लूंगा LIGHT, तुरंत उड़ाओ बेटा, LJGIT, लिखते ही पकड़ में आ गया यार। ये देखो यहाँ पे L आता है 12 पे, ये देखो 12 पे, यहाँ भी 12 दिख रहा है मुझे। लिखने में जितना टाइम लग जाए, 9, ये 10, ये 7, ये 7, ये 8, ये 9,
ये 20, ये 20, लिखते ही समझ में आ गया भाई। 12 12 सेम दिख रहा, फिर 9 के बाद एक 10 है, मतलब पहले वाले में +0 था, उसके बाद +1 है, फिर यहाँ पे +0 है, यहाँ फिर से +1 है, फिर यहाँ पे +0, मतलब 0 1 0 1 0 1 की सीरीज चल रही बेटा। तो फ्लेम्स का निकाल दो। यहाँ शुरू करेंगे किससे? 0 से, तो F का पहला लेटर F आ जाएगा, और 0 के बाद 0 1 0 1 0 1, तो लास्ट में 1 आएगा। इसका मतलब S में एक जोड़ो, क्या होगा भाई? एस में जोड़ो, एक आगे टी आ जाएगा। तो पहला लेटर एफ, लास्ट वाला टी देखो कहां दिख रहा है हमको, तो ये ऑप्शन तो हमारा डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। अब आगे जरा एक बार चेक कर लो, तो भाई यहां पे 0 के बाद एल आएगा, एल में तुरंत जोड़ो, एम आ जाएगा, एम आ जाएगा। +1 करने पर एम देखो यहां पे नहीं दिख रहा, कैंसिल हो गया। 2 ऑप्शन बच गया हमारा आंसर लाने के लिए। फिर ए देखो यहां पे 0 पे, तो ए ही आ जाएगा, और एम में 1 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? एन, और ई में जोड़ोगे तो ई ही आ जाएगा। तो FMANET आंसर आएगा। और ये ऑप्शन देखो कहां दिखाई दे रहा भाई? ऑप्शन नंबर FMANET ऑप्शन नंबर 2 दिखाई दे रहा। पहला वाला ऑप्शन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तुरंत उड़ाओगे क्वेश्चन को, बस प्लेस वैल्यू आपको याद रखना है। प्लेस वैल्यू अगर आपने समझ ली, क्वेश्चन को खत्म करोगे। आपको इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, या तो प्लेस वैल्यू या तो ऑपोजिट वैल्यू। इसके अलावा देखते जाना, एक सिंगल चीज अगर लगाओ तो बताना, कैसा भी क्वेश्चन हो, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो। अगला क्वेश्चन ये देखो भाई, नोटिफाई को कहते हैं RMLWDG। क्वेश्चन को हाई कर रहा हूं, धीरे धीरे एक एक स्टेज आगे बढ़ रहा है। नोटिफाई का कोड अगर RMLWDG है तो भाई कुछ नहीं करो ना, RMLWDG, और निकालना किसका? इसका कोड क्या है भाई? नोटिफाई, सॉरी माफी चाहूंगा, यहां पे नोटिफाई लिख लूं, NOTIFY। नोटिफाई का कोड यहां लिख ले रहा हूं, RMLWDG। ठीक है, आपको निकालना किसका? इक्विटी का। पहले एक काम करो, वही चीज जो मैंने सिखाई, मुझे नहीं पता इसका लॉजिक क्या है। ये देखो 14, ये 15, ये 20, 9 याद होना चाहिए, जुबान पे होना चाहिए आपको, प्लेस वैल्यू ऑपोजिट वैल्यू। ये 18, ये 13, ये 12, इतनी सारी चीजें ऑलरेडी आपको याद करनी है। अगर आप बैठ के ABCD आपको याद करोगे या फॉर्मूला याद करोगे तो आप फंस नहीं जाओगे। यहां 14, यहां 18, 4 का डिफरेंस दिख रहा भाई, यहां 25, यहां 7, 4 का डिफरेंस नहीं दिख रहा, तो पहले का पहले से रिलेशन नहीं है। अगर पहले का पहले से रिलेशन ना हो तो भाई चेक करो 14 के आसपास में कौन है, इसके आसपास में नीचे कौन है भाई? तो 14 के सबसे आसपास में 13 और 12 दिख रहा है, 13 और 12 दिख रहे हैं, जिसमें सबसे पास में 13 दिख रहा। तो अगर फर्स्ट वाले का सेकंड से लेटर रिलेशन है तो सेकंड वाले का भी किससे होगा? फर्स्ट से होना चाहिए। अगर फर्स्ट वाले का सेकंड से है तो सेकंड वाले का किससे रिलेशन होना चाहिए भाई? पहले वाले से होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो सब कुछ ठीक है। यहां पे देखो 14 में एक जोड़ा -1 किया तो 13 आ गया, लेकिन 15 में -1 करेंगे तो 18 थोड़ी आएगा। इसका मतलब ये रिलेशन यहां नहीं लग रहा, तो पहले वाले का दूसरे वाले से रिलेशन नहीं होगा भाई। तो अगर 14 का 13 से नहीं होगा तो और नियरेस्ट के पास जाओ, तो और नियरेस्ट होगा इसका 12। तो 14 से 12 देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, 14 से 12 की तरफ जा रहे हो तो यहाँ पे -2। अगर पहले वाले को थर्ड वाले से रिलेशन दिखाया है तो थर्ड वाले को फर्स्ट वाले से दिखा दो। यहां भी -2 हो रहा है क्या? देखो जरा, 20 में से 2 माइनस करो 18, बिल्कुल हो रहा है बेटा। और ये देखो यहाँ पे 15 में से 2 माइनस करो 13, मिल गया लॉजिक सर, लॉजिक क्रैक हो गया। ये लॉजिक चल रहा है -2 -2 -2। कैसे किया समझ में आया? कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, कितना भी आपके सामने तगड़ा क्वेश्चन हो, लेकिन कंसेप्ट और जो क्वालिटी है आपको यही रखनी, बस आगे चेक मत करो ना, वही लॉजिक लगने वाला। तो एक काम करो, इक्विटी निकालो। ये देखो ऐसे लगा दो, तो ई मैं इसको थोड़ा सा लिख लेता हूं, अच्छे से दिखाई देगा, EQUITY। ठीक है, अब यहां पे देखो आप नोटिस करोगे -2 हो रहा है भाई, तो E से -2 करोगे तो क्या होगा? C होगा, और U से -2 करोगे तो क्या होगा? S होगा, और Q से पीछे जाओगे 2 तो SO होगा। तो SOC हमको शुरू में कहां दिख रहा? SOC SOC, ये कैंसिल, ये भी सही दिख रहा भाई। अब उसके बाद आगे वाला चेक कर लो भाई, उससे समझ में आ जाएगा। यहां देखो Y से 2 पीछे जाओगे तो W आएगा, T से 2 पीछे जाओगे तो R आएगा, और I से पीछे जाओगे तो G आएगा। तो SOC WRG हमको कहां दिख रहा भाई? ऑप्शन नंबर 2 में। यहां पे बाकी ऑप्शन कैंसिल होंगे, बाकी ऑप्शन आपके डायरेक्टली क्या होंगे? कैंसिल होंगे। तो आपको याद रखना है, एक ही ट्रिक, एक ही मेथड, और आंसर आपके सामने। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है भाई, मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का दिमाग लगाना है आपको। टेक्स्ट बुक की बोला गया है, यहां पे ये है, तो रीजनिंग का कोड क्या होगा? जरा ये सोचो तो, टेक्स्ट बुक का कोड अगर ये है तो रीजनिंग का कोड क्या हो जाएगा भाई? ये क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, सोच के बताना। जरा सोचो, एक बार वीडियो को पॉज करो, और क्या जैसे मैंने सिखाया वैसे आपका आंसर आ रहा? चेक करो जरा, एक बार इसको चेक करने की कोशिश करो, जल्दी से चेक करो। आपको क्या बोला गया? टेक्स्ट बुक, TEXTBOOK।
डबल ओके। टेक्स्ट बुक का जो कोड है वो है BEF डबल B डबल F और B। ठीक है, मुझे नहीं पता कैसे सॉल्व करेंगे, एग्जाम में बैठा हूं, क्वेश्चन आ गया, मुझे नहीं पता, तो मैं प्लेस वैल्यू लिखता हूं। T कितने पे आएगा 20 पे, E कितने पे आएगा 5 पे, X आएगा 24 पे, T आएगा 20 पे, 2 पे ये आएगा 15 पे, ये दोनों आ जाएंगे और K आ जाएगा 11 पे। ठीक है, यहाँ देखो ये 2 आ गया, ये 5 6, फिर डबल 2 आएगा, फिर डबल 6। आप एक चीज नोटिस करो, लिखते वक्त आप नोटिस करो कि नीचे सारे नंबर सिंगल डिजिट हैं, ऊपर सारे नंबर डबल डिजिट हैं। तो एक बात बताओ, यहाँ 20 है, यहाँ 2 है, क्या मैं 20 को 2 लिख सकता हूँ क्या? आप कहोगे सर 20 को 2, हाँ लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं भाई? 20 को 2 लिख सकते हैं। तो 20 को अगर मैं 2 + 0 करूं तो 2 आ सकता है क्या? 5 में या 24 को मैं 6 लिख सकता हूं क्या? तो 4 + 2 या 2 + 4 6 हो सकता है। भाई 5 में कुछ जोड़ने को नहीं है तो 5 में 0 जोड़ दो, क्या हो गया? 5, बस हो गया, आंसर आ गया। मतलब इनकी प्लेस वैल्यू को क्या करो आप, सिंगल डिजिट में लेके आ जाओ। ये देखो 15 में 5 और 1 6, 5 और 1 6, 11 में 1 और 1 2, जो सिंगल डिजिट है जैसे 2 है तो 2 में कुछ जोड़ने को नहीं है तो 0 जोड़ दो, क्या आ जाएगा? 2, 2 यहाँ उतार दिया गया, यानी B आ गया। बस खत्म हो गया, रीजनिंग का निकालो भाई। अब आपके सामने कितने को प्लेस वैल्यू लिखने का यही एक बेनिफिट होता है। अगर इससे नहीं बनता ना तो मैं जाता ऑपोजिट पे, इससे ज्यादा कुछ लगा ही नहीं सकता सर एग्जामिनर, इससे ज्यादा एग्जामिनर क्या ही लगाएगा? रीजनिंग, REASONING, रीजनिंग का कोड भाई। तो R आपको सबको पता है भाई, R कितने पे आता है? R आता है तुम्हारा 18 पे। ठीक है, R तुम्हारा 18 पे आएगा, ये 18 पे आ गया। तो 18 में देखो बाकियों में क्या किया गया? ऐड किया गया, 2 + 0 4 + 2, तो इसमें भी ऐड करो, 8 और 1 9, 9 पे कौन आता है बच्चों? I आता है। E आता है 5 पे, तो 5 में कुछ जोड़ने के लिए नहीं तो 5 ही जोड़ोगे, तो 5 पे कौन आएगा? E आ जाएगा। A में कुछ जोड़ने के लिए नहीं है तो A में क्या जोड़ोगे? 0 जोड़ोगे, A ही आ जाएगा। S 19 है, 9 और 1 10, 10 पे कौन आएगा? J आएगा। भाई सिंगल डिजिट तक जाना नहीं है आपको, आपको बस जोड़ना है एक अंक तक। O का 15 होगा, 5 और 1 6, 6 मतलब F हो जाएगा। ठीक है, N की बात करें तो N 14 आएगा, 4 और 1 5, 5 पे कौन आएगा? E। एक बार इसको चेक करेंगे, क्या S को इन्होंने 10 लिखा है या 10 को 1 + 0 = 1 कर दिया? एक बार इसको चेक कर लेंगे, इतने से चेक कर लो जरा। IEAJ, IEAJ यहां भी है, IEAJ यहां भी है, ये कैंसिल, ये कैंसिल। J के बाद देखो एक में E है, एक में F है, तो J के बाद डेफिनेटली क्या आने वाला है? F आने वाला है। मतलब एक बात तो तय हो गई कि यहाँ पे IEAJ के बाद E नहीं आएगा, F आ जाएगा। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 शुड बी द आंसर। देखो जरा ऑप्शन नंबर 2, यानी इन्होंने क्या किया है? 9 + 1 10 करा, 10 को सिंगल में नहीं करा, एक ही स्टेप आपको क्या कर रहे हैं? जोड़ के दे रहे हैं। समझ में आई बात आपको कैसे करेंगे? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नोटिस करना, एक सिंगल क्वेश्चन के लिए मैंने कुछ अलग से फॉर्मूला ट्रिक कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ प्लेस वैल्यू ऑपोजिट वैल्यू, प्लेस वैल्यू ऑपोजिट वैल्यू, बस यही है भाई। मंडे को अगर ये कहते हैं तो इक्विटी को क्या कहेंगे भाई? स्टूडेंट्स इक्विटी को क्या कहेंगे? जरा ये पकड़ो। अगर मंडे को ये कहते हैं तो इक्विटी को क्या कहेंगे भाई? जनता देखो भाई क्या कहेंगे, जरा बताओ मुझे, इक्विटी को क्या कहेंगे? लेट सी व्हाट आई एम सेइंग, क्या कहेंगे भाई? जल्दी बताओ। मंडे, MONDAY, मंडे। और मंडे का कोड यहां पे लिख ले रहा हूं मैं नीचे की साइड। ठीक है, मंडे का कोड मैं लिख ले रहा हूं क्या? MLNBZW। ठीक है, अब जब मैंने ये लिख लिया तो मुझे फिर से नहीं पता कि इसमें क्या लॉजिक चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो यार सिंपल सी बात है, यहां पे लिख लो आप प्लेस वैल्यू। तो M आएगा 13, O आएगा 15, ये 14, ये 4, ये 1 और ये 25। ठीक है, यहां देखो ये 13, ये हो गया 12, ये हो गया 14, ये हो गया 2, ये हो गया 26 और ये हो गया 23। मैं फिर से बोलूंगा बेटा, हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों को प्लेस वैल्यू ऑपोजिट वैल्यू इस तरह से याद होना चाहिए कि M13, L12, W23। आप ढूंढते मत रह जाना, आप ढूंढोगे तो बहुत टाइम लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखो यार, यहाँ पे 13 के नीचे 13 है लेकिन 25 के नीचे 25 नहीं है, मतलब कुछ और चल रहा भाई, यहाँ पे कुछ और चल रहा है बेटा। तो जरा देखो 13 के आसपास क्या दिख रहा? 13 के आसपास ये 13 तो कैंसिल हो गया, एक 12 दिख रहा है, एक 14 दिख रहा, 12 दिख रहा, 14 दिख रहा। तो अगर मान लो मैं 13 को अगर 14 से रिलेशन बनाऊं या 12 से, तो -1 करूंगा तो पहले वाले का दूसरे वाले से -1 है, तो क्या O का भी M से -1 होगा? तो 15 में से 1 माइनस करो, 14 आएगा, जबकि यहाँ 13 दिख रहा है।
इसका मतलब एक बात तो तय होगी बेटा, यहां पे पहले वाले का दूसरे वाले से रिलेशन नहीं। अच्छा, पहले वाले का फिर तीसरे से देखो, m से n, ये देखो 13 है, यहां पे कितना दिख रहा बेटा 14, यानी +1 हो रहा। क्या यहां पे भी ऐसे हो रहा? तो n से m जाओ, यहां पे 14 से 13 जाएंगे तो क्या +1 हो रहा है? नहीं, -1 हो रहा है। यहां पे देखो 4 से w जाएंगे 23, -1, यहां +1, कुछ नहीं हो रहा है। तो ये भी लॉजिक फेल हो गया। अब अगर ये लॉजिक फेल हो गया है तो इसका मतलब ये बात तो तय हो गई कि भाई प्लेस वैल्यू से क्वेश्चन नहीं बन रहा। अब अगर प्लेस वैल्यू से क्वेश्चन नहीं बन रहा तो जरा ऑपोजिट चलते हैं, उल्टा चलते हैं। उल्टा चलें जरा सा, तो यहां नोटिस करो, आपके सामने एक बात दिख रही होगी, ठीक है? आपके सामने एक बात क्या दिख रही होगी, ये देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला, प्लेस वैल्यू या ऑपोजिट वैल्यू? यहां पे 13 है और m का ऑपोजिट होता है n, यहां 14 है। सेम ऐसे ही अगर यहां 14 है तो n का ऑपोजिट होता है m, ऑपोजिट चल रहा है, देखो ध्यान से, ये O 15 पे है और O का ऑपोजिट क्या होता है? L। यानी कि आपको एक बात तो समझ में आ गई कि यहां जो लॉजिक चल रहा है वो कैसा चल रहा है भाई? ऑपोजिट वाला लॉजिक चल रहा है। कैसा लॉजिक चल रहा है? ऑपोजिट वाला। मैंने क्या बोला कि आपके सामने बहुत लिमिटेड दायरा होता है चीजों का। ये देखो, D का ऑपोजिट W, Y का ऑपोजिट B, A का Z। याद होगा तो उड़ा दोगे क्वेश्चन को, याद होगा तो बहुत जल्दी उड़ाओगे, मतलब ऑपोजिट चल रहा है भाई। इक्विटी का निकाल दो जल्दी से। अब जरा इक्विटी का निकालो सब लोग, चलो। EQUITY, ऑपोजिट का, वो भी फर्स्ट वाले का किससे? थर्ड वाले से, ठीक है? फर्स्ट का थर्ड से इक्विटी निकालो तो E का और U का। U का ऑपोजिट क्या होता है? F, उफ से याद रखना। E का ऑपोजिट V, याद रखना आपको, लव से। Q का ऑपोजिट J, ये आ गया। इसका मतलब FJV हमको चाहिए शुरू के 3। FJV हमको यहां भी नहीं दिख रहा, यहां भी नहीं दिख रहा, कैंसिल कैंसिल, यहां तो वैसे नहीं दिख रहा, तो आंसर क्या आएगा इसका? ये आ जाएगा। चूंकि नन ऑफ दीज दिया गया है तो एक बार लास्ट के 3 भी चेक कर लो। तो I का R होगा, Y का B होगा और T का ऑपोजिट हो जाएगा कितना भाई? T का ऑपोजिट G हो जाएगा। Y का B, I का और T का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? G। तो B G R लास्ट में है, बिल्कुल है। मतलब अब मैं श्योर हूं और शायद आप भी श्योर होंगे किसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर C। कुल मिला जुला के आपको 2 ही रूल लगाने, प्लेस वैल्यू, ऑपोजिट वैल्यू, इसके अलावा कुछ नहीं लग रहा। देख लो, हर तरह के क्वेश्चन देख लिए हम लोगों ने, ठीक है? तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा देखो जरा यहाँ पे ध्यान से, ठीक है? इसको मैं मिटा देता हूं पहले। चलो अगला क्वेश्चन देखो जरा, क्या यहाँ पे इंडिया का कोड, अगर देखो यहाँ पे लेटर से नंबर बोला गया भाई, लेटर से नंबर बोला गया तो कोडिंग का कोड क्या हो जाएगा? बहुत ध्यान से सुनो, समझो और उसके बाद बताओ। इफ इंडिया इज कोडेड एज 94598 देन हाउ इज कोडिंग रिटन इन अ सेम लैंग्वेज? ठीक है, अब मुझे नहीं पता, लेकिन एक बड़ी अच्छी बात बताऊं आपको मैं, इंडिया, इसमें भी कोई रूल नहीं लगेगा, इसमें भी कोई रूल नहीं लगेगा। क्या होगा भाई? 94598, ठीक है? किसी लेटर को अगर नंबर में बदला गया है तो बेटा याद रखना, फिर से बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं सुनो, किसी लेटर को अगर नंबर में बदला गया है तो 2 ही चीजें हो सकती हैं जो मैं लगातार कहते आ रहा हूं, एक प्लेस वैल्यू, दूसरा ऑपोजिट वैल्यू, तीसरा कुछ नहीं होता बेटा। तो जरा देखो प्लेस वैल्यू से, तो आई की प्लेस वैल्यू होती है कितनी? 9। कुछ कहेंगे सर ये तो बढ़िया है, ये 9 तो मिल गया मुझे यहाँ पे, बहुत अच्छा। एन की होती है 14, तो 4 और 1 5 मैं लिख सकता हूं इसको, 5 हमारा यहां दिख रहा। डी की 4 होती, यहां दिख रहा, सब कुछ ठीक चल रहा भाई। आई 9 पे है, यहां दिख रहा, लेकिन ए की 1 आती है और यहां पे लिखा गया है 8। इसका मतलब भाई प्लेस वैल्यू का लॉजिक नहीं लग रहा। तो बेटा अगर प्लेस वैल्यू का लॉजिक नहीं लगेगा देन यू गो विद योर ऑपोजिट वैल्यू, और यहां पे अगर आप ऑपोजिट वैल्यू पे जाते हैं तो आई का ऑपोजिट क्या होता है स्टूडेंट्स? आई का ऑपोजिट होता है आर, और r की प्लेस वैल्यू होती है 18। तो क्या मैं 18 को 9 लिख सकता हूं? यस और नो? तो 8 और 1 9, बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या मैं n 14 है तो 4 और 1 5 यहां पे लिख सकता हूं क्या? मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा? 94598, अच्छा सॉरी, n का ऑपोजिट जाना ना भाई, ओके ओके ओके। तो n का ऑपोजिट भाई होता है m, और m आता है 13 पे, तो 3 और 1 4 दिख रहा। D का ऑपोजिट होता है W, प्लेस वैल्यू एकदम जुबान पे होना चाहिए आपके, 23, 3 और 2 5, I का R 18, 8 और 1 9, A का Z यानी 26, तो 6 + 2 8। या तो प्लेस वैल्यू या तो ऑपोजिट वैल्यू, तीसरा कोई पॉइंट लग ही नहीं सकता। आप देख लो, इतने क्वेश्चंस कर दिया, ना कोई ट्रिक ना कोई पैटर्न, सिर्फ 2-3 चीजें जो आपको ध्यान रखनी। कोडिंग का निकालो भाई जल्दी से, CODING। एग्जाम में पहले का लास्ट वाले का निकाल के जब सॉल्व करोगे तो बन जाएगा। तो देखो C का ऑपोजिट होता है X,
x मतलब कितने पे आएगा भाई स्टूडेंट्स? x का कितना प्लेस वैल्यू है 24, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, तो पहला नंबर आने वाला है 6। ऑप्शन पे आ जाओ, ये ऑप्शन कैंसिल और बाकी सारे हमारे दिख रहे हैं। लास्ट में g का ऑपोजिट होता है t मतलब 20, तो 2 में 0 जोड़ोगे तो 2 आ जाएगा। लास्ट में मुझे चाहिए 2 और 2 जैसे ही मेरे पास आया तो सारे ऑप्शन कैंसिल हो गए, ये आंसर होगा। लेकिन अगर नन ऑफ दीज दिया गया तो पूरा चेक करना पड़ेगा। n का ऑपोजिट m हो गया, m आता है 13 पे तो 3 और 1 4, i का ऑपोजिट r 18 पे तो 8 और 1 9, d का ऑपोजिट w आता है 23 पर 3 और 2 5, o का ऑपोजिट होगा भाई l आता है 12 पे 2 और 1 3। ठीक है, इस तरह से याद होगा 635942 635942 बिल्कुल। अब यहां पे हम श्योर हो गए कि बी आंसर आएगा। मैं आप नोटिस करो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। आप कह रहे थे ना कि सर हम तो लिख के प्लेस वैल्यू एग्जाम में कर लेंगे, तो सोचो यही होगा कि आप जहां पर डी का ऑपोजिट ढूंढोगे, ऑपोजिट की प्लेस वैल्यू ढूंढोगे, उतने बार में तो मैंने आपको 10 बार आंसर लिख के दिखा देना है। यही डिफरेंस हो जाता है सिलेक्शन ले जाने वाले बच्चों में और जो बेचारे रह जाते हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से, यही फर्क रह जाता है। तो इस फर्क को मिटाओ, जो वोकैबुलरी है उसको याद कर डालो। प्लेस वैल्यू ऑपोजिट वैल्यू आपके सामने कोई भी क्वेश्चन किसी भी लेवल का आएगा, डेफिनेटली यू गाइज रॉक। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट पे। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, देखो जरा। ये क्वेश्चन जो है बहुत शानदार क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्या लॉजिक है भाई, क्या लॉजिक है कि अगर बोला गया कि किसी कोड लैंग्वेज में भोपाल BHOPAL भोपाल का जो कोड है वो है 30 52 22। मैं लिख देता हूं यहां पे 30 52 22 30 52 22। उसके बाद भाई क्या है 24 38 और 50। ये हो गया 30 52 22 24 38 50, ये आपका कोड हो गया। तो सेम लैंग्वेज में इंदौर का कोड दोस्तों पूछा गया कि इंदौर का कोड क्या हो जाएगा। जरा दिमाग लगाओ, इंदौर का कोड क्या हो जाएगा, लगा दो दिमाग जितना भी है। आपको 30 सेकेंड्स दे रहा हूं, क्वेश्चन को देखो समझो बताओ जरा, या वीडियो को पॉज करो पहले और पॉज करने के बाद इसका आंसर निकालने की कोशिश करो। 30 सेकेंड्स, जरा सोचो। भोपाल का कोड ये है तो इंदौर का कोड क्या हो जाएगा। अभी तक आपने एक चीज कॉमन देखी होगी कि जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना ही बड़ा आंसर है। मतलब क्वेश्चन में जितने लेटर हैं उतने ही यहां पे भी ऑप्शन में भी हैं इसके। जैसे भोपाल में टोटल 6 लेटर है तो यहां नंबर भी कितने दिख रहे हैं, 6 दिखाई दे रहे हैं आपको। बहुत ध्यान से समझना। तो इंदौर में अगर टोटल जितने भी दिखाई दें 6, तो यहां पे भी 6 दिखाई देंगे। बहुत सिंपल सी कहानी है जो आपको अच्छे से समझ आनी है। और एक अच्छी बात, यहां पे भी प्लेस वैल्यू का रिलेशन होगा या ऑपोजिट का, क्योंकि किसी भी लेटर को नंबर में बदलना है तो या तो प्लेस वैल्यू या तो ऑपोजिट वैल्यू। जरा देखते हैं, चलो आ जाओ इसको देखेंगे कि आप लोग यहां पे किस मोड़ पे पहुंचे हो इस क्वेश्चन को करते करते। तो बी आता है 2 पे, थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना बेटा, रीजनिंग पढ़ रहे हो। बी आता है 2 पे। अब अगर बी 2 पे आता है तो यहां पे 2 के आसपास तो कोई नंबर ही नहीं, और 2 से नंबर बहुत बड़े बड़े हैं, स्क्वायर क्यूब भी नहीं लग सकता। इसका मतलब प्लेस वैल्यू का रिलेशन तो नहीं है, ये बात तो तय है। अब अगर प्लेस वैल्यू का रिलेशन नहीं है, पहले से ही समझ में आ गया, तो चलो ऑपोजिट में। बी का ऑपोजिट होता है दोस्तों वाई होता है 25 पे। बी का ऑपोजिट होता है वाई, और वाई कितने पे होता है 25 पे। अब जरा देखो, क्या मैं 25 को रिलेट कर सकता हूं इससे? तो 2 तरीका। पहला कि 25 में 5 जोड़ो 30 आ जाएगा। क्या ऐसा कुछ है? तो देखो आई का ऑपोजिट होता है आर, जो कि 18 पे होगा। क्या 18 में भी 5 जोड़ेंगे तो पहला आ जाएगा? तो 18 में 5 जोड़ो 23। क्या शुरू में कहीं 23 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इसका मतलब एक बात तो तय है कि ये लॉजिक नहीं लग रहा। अब क्या होगा? अगर फर्स्ट वाले से रिलेशन ना बने तो फिर चलो कहां पे, लास्ट वाले से चेक कर लो। क्या मैं 25 को 50 लिख सकता हूं? हाँ सर लिख सकता हूं। कैसे? अगर मैं इंटू 2 कर दूं, 25 का डबल करूंगा 50 हो जाएगा। देखो एक बात तो तय है, सिर्फ ऑपोजिट वैल्यू लिख नहीं सकता, क्योंकि 52 50 38 30 किसी का कभी भी याद रखना प्लेस वैल्यू नहीं होता। तो डेफिनेटली स्क्वायर क्यूब किया गया है या फिर इंटू, तो इंटू 2 करा। एच का ऑपोजिट एस होता है जो कि 19 पे आता है, और 19 का डबल करोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है भाई? 32 दिखाई दे रहा है। ओ का ऑपोजिट एल आता है 12 पे, और 12 का डबल करोगे तो 24 आ जाएगा।
P का और A का, समझ में आई बात आपको क्या हो रहा है? मतलब कि ऑपोजिट वाले की जो प्लेस वैल्यू है उसको डबल करके पीछे लिखा गया है। तो I का जो ऑपोजिट होगा वो होगा R, जो कि 18 पे आएगा, डबल करो तो 36 लास्ट में आएगा। पहले का आंसर लास्ट में आ रहा है बेटा, 36 लास्ट में देखो सब में दिख रहा है इसको छोड़कर, तो ये ऑप्शन आपका डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। अब जरा फर्स्ट वाले का निकालो, तो E का ऑपोजिट होता है क्या? V, 22 पे आएगा, 22 का डबल करेंगे तो 44, यानी पहला जो नंबर आएगा वो 44 होगा, सब में दिखाई दे रहा है, ठीक है। अच्छा आगे देखो जरा सा, N का ऑपोजिट होता है M, यानी 13 पे तो उसका डबल करेंगे तो कितना होगा? 26। तो यानी कि फर्स्ट वाला अगर लास्ट में गया है तो सेकंड वाला सेकंड लास्ट में जाएगा, 26 आ जाएगा यहाँ पे। 36 के पहले 26 हमको देखो सब में दिखाई दे रहा है भाई, चलो ठीक है। अच्छा इसके पहले 46 भी सब में दिखाई दे रहा है, मत करो, ये वाला से आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा? आगे से तीसरा, जो D है उसका ऑपोजिट W होगा। W आता है कितने पर? 23 पर, उसका डबल करो 40, कितना आएगा? 23 का डबल 46 आएगा, तो यानी यहाँ 46 आ गया, ये तो ठीक था, ठीक है। O का ऑपोजिट L होता है, L का प्लेस वैल्यू 12 का डबल करेंगे 24 होगा, 24, तो यहाँ पे 24 चाहिए। 46 के पहले मुझे 24 चाहिए भाई, 46 के पहले 26 है, कैंसिल, यहाँ 28 है, कैंसिल, आपका आंसर आ जाएगा ये वाला। आप करके देख लो, यानी कि प्लेस वैल्यू से नहीं आया, ऑपोजिट वैल्यू से आया, वो भी कैसे बेटा? इनटू 2 करके। थोड़ा सा दिमाग लगाना, अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे कि भाई 50 तो किसी का प्लेस वैल्यू या ऑपोजिट वैल्यू हो ही नहीं सकता। अगर नहीं हो सकता तो आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? तो इसका मतलब ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, कि आप लोग जो हैं वो बिल्कुल रेडी रहिए, प्लेस वैल्यू ऑपोजिट वैल्यू से ज्यादा कुछ नहीं होगा। थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना कि 50 किसी का यहाँ पे प्लेस वैल्यू नहीं होता तो या तो स्क्वायर होगा या तो इनटू होगा, डिवाइड भी नहीं हो सकता, उससे नंबर कम होता है। प्लस बहुत ज्यादा प्लस नहीं करते, इसलिए आपका ये लॉजिक लग जाएगा, ठीक है। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, और मेरे ख्याल से सबको समझ में आ चुका है, यही आएगा ना भाई? एक बार चेक कर लो कहीं गलत तो नहीं हो रहा है यहाँ पे देखो, आर का ऑपोजिट आई होगा, आई का डबल करेंगे 18 हो जाएगा, तो 44 के बाद 18 आएगा। हाँ बिल्कुल सही है, सब कुछ ठीक है यहाँ पे, ये बिल्कुल सही। भाई नन ऑफ दीज हो तो एक बार चेक किया करो, नन ऑफ दीज हो तो चेक किया करो। जरा ये वाला क्वेश्चन देखो आपके सामने क्या आ गया। अभी तक तुम्हारे क्वेश्चन में जितने एग्जाम में क्वेश्चन मैंने या इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन धरे, उसमें आप देखो जितना बड़ा क्वेश्चन था उतना ही बड़ा आंसर था, लेकिन ये थोड़ा अलग हो गया। इसमें आप नोटिस करो कि सपोर्टर्स की बात करूं मैं तो भाई जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना बड़ा आंसर नहीं है, उससे छोटा आंसर है। क्वेश्चन बड़ा है, आंसर छोटा है। भाई ये भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अभी तक जितना बड़ा क्वेश्चन था उतना बड़ा आंसर था, लेकिन अभी क्वेश्चन बड़ा आंसर छोटा हो गया, लेकिन लॉजिक चेंज नहीं होगा। किसी भी लेटर को नंबर में कन्वर्ट करना है तो या तो प्लेस वैल्यू या तो ऑपोजिट वैल्यू। अब जरा एक बात सुनना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए कि क्वेश्चन बड़ा हो आंसर छोटा हो, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि इनको आधा आधा बांट लो, आधा आधा बांट लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है तो 10 का आधा कितना होगा? 5। 1 2 3 4 5, ये लो। अगर इसको आधा किया तो इसको भी आधा कर लो, कर लिया। अब देखो भाई, किसी लेटर को नंबर में कन्वर्ट करना है तो प्लेस वैल्यू लगा दो, प्लेस वैल्यू भाई। तो एस आता है कितने पर? 19 पे, याद होना चाहिए। U21 पे आता है, P16 और O आ जाएगा तुम्हारा 15। जरा सबको जोड़ो, क्या 87 आ रहा? नहीं आएगा तो फिर इसका डेफिनेटली बगल वाले से रिलेशन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 16 16 32, 32 10 42 और 5 47, 47 और 1 48, 58 68, 58 के बाद 68 होगा, 68 और 10 78, और 78 और 9 अगर जोड़ दूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 87 आ जाएगा। मतलब ये बिल्कुल सही है। और अगर इनको जोड़ने पर 87 आ रहा तो अगले को मत चेक करना, डेफिनेटली 80 आ जाएगा। बस अब आपको लगा देना है मोनोटोनस में। तो देखो जरा सा, 1 2 3 4 5, ये भी शायद 10 ही दिया गया क्या? 6 7 8 9 10, हाँ 10 दिया गया है। तो शुरू के 5 की प्लेस वैल्यू, M कितने पे आता है भाई? 13, O कितने पे आता है? 15, 15 और 13 28 हो गया, 28, 28 के बाद 14, 28 और 4 हो जाएगा 32 प्लस 10 42, 42 के बाद T आता है 20 पे, सॉरी T के पहले 15 है, ठीक है। 32 प्लस 10 42, 42 प्लस 5 47, 47 और प्लस T मतलब 20 पे। 47 में अगर 20 जोड़े तो 57, देखो कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने। M13 O15, M13 O15,
N14, O15, T20। तो 15 13 28, 28 10 38 4 42, 42 10 52 5 57, 57 10 67, 67 10 77, यानी पहला जो आएगा वो आएगा 77। अगर पहला नंबर 77 आएगा तो ये दो ऑप्शन तो उड़ा दो। अगला चेक कर लो यहाँ पे, ये होगा 15 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 21 प्लस 19। तो 15 प्लस 15 दैट इज 30, 30 प्लस 14 हो जाएगा आपका कितना 44, 44। और ये देखो 21 और 19 की बात करूं मैं तो इनको जोड़ने पर 40 आएगा। क्या आएगा 40 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है 40 यहाँ आ गया था, 40 आ गया, मतलब 80 आ जाएगा। 7780 शुड बी द आंसर। 7780 नहीं यार 84 होगा, शायद 84 होगा। ये देखो ना 21 और 19 40 हो गया, 15 15 30 और 14 44 है ना। 40 प्लस 44 दैट इज 84। तो 7784 शुड बी द आंसर। और यही देखो आपको दिख रहा है। तो कभी भी क्वेश्चन बड़ा हो, आंसर छोटा हो, या आंसर बड़ा हो क्वेश्चन छोटा हो, आधा आधा बांट लेना। और लेटर को नंबर में बदलने की दो ही टेक्निक है, या तो प्लेस वैल्यू से आएगा या तो ऑपोजिट से। समझ में आई बात आपको? चलो अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करो भाई। ये देखो अगला क्वेश्चन क्या है। आप देखो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा अलग गया कि मनी को अगर 20 लिखते हैं, MONEY, मनी का जो कोड है अगर वो 20 है, ठीक है, तो मोनोटोनस का कोड क्या होगा? तो भाई क्वेश्चन बड़ा आंसर छोटा। अभी अभी किया, जरा आधा आधा बांटो। लेकिन जब यहां आधा आधा बांटने जाओगे तो यहां पे तो ये तो 5 है, तो 5 यानी आधा आधा नहीं होगा भाई। अगर आधा बांटेंगे तो इसको भी हाफ करना पड़ेगा, इसको, ये तो हाफ हो जाएगा लेकिन ये हाफ नहीं होगा, मतलब यहां पे ये लॉजिक फेल हो गया। और अगर हाफ का लॉजिक फेल हो गया तो बस याद रखना इनको अब या तो इनकी प्लेस वैल्यू से सॉल्व करोगे या तो इनके ऑपोजिट वैल्यू से। सर अगर सबको जोड़ेंगे तो 20 तो नहीं आएगा, तय है नहीं आएगा। क्यों तय नहीं आएगा भाई? क्योंकि y ऑलरेडी 25 पे आता है, तो प्लेस वैल्यू से होगा नहीं, ऑपोजिट भी यहां फेल हो गया। तो कभी भी अगर ऐसा हो कि प्लेस वैल्यू या ऑपोजिट वैल्यू फेल हो, लेकिन है तो ये नंबर, तो होगा प्लेस वैल्यू से ही। तो एक बात याद रखना, अगर ये दोनों कभी फेल हुए तो एक चीज और इंट्रोड्यूस करूंगा मैं, क्या? वॉवेल और कॉन्सोनेंट। ये बस चेक कर लेना, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। वॉवेल कॉन्सोनेंट, जरा वॉवेल जोड़ो। ओ कितने पे आएगा भाई? 15, और ई कितने पे आएगा? 5। तो 15 और 5 कितना हो गया? 20। खत्म। 20। इसमें देखो 15 15 30 45 60, खत्म। 60 प्लस ये भी तो है U 21, आंसर इज 81 आ जाएगा। आंसर इज 81। भाई देखो एक ही चीज याद रखना कि प्लेस वैल्यू और ऑपोजिट वैल्यू के बाद अगर कहीं कुछ फेल हुआ तो ये याद रखना वॉवेल और कॉन्सोनेंट से कहानी बनेगी। अभी ऐसा भी कर सकते थे वो कि वॉवेल की जगह सबसे बड़ा वॉवेल सबसे बड़ा कॉन्सोनेंट ले लेते, सबसे छोटा वॉवेल सबसे छोटा कॉन्सोनेंट ले लेते, ऐसे भी वो कर लेते। और ऐसे करते ना तो भी आपका आंसर आ जाता। तो ध्यान रखना इससे बाहर कुछ नहीं देता एग्जामिनर। आप नोटिस करो कोई पैटर्न वैटर्न नहीं लग रहा, सीधे आंसर निकालेंगे। जरा आगे देखते हैं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन देखा है मैंने, बहुत कॉमन देखा है कि अगर डे का कोड ये है, डे का कोड अगर दिया गया है CE, एक सेकेंड, डे का कोड है CEZBXY। तो भाई टॉय का, तो सबसे पहले देखो यहां पे क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन हमारा छोटा है, आंसर हमारा बड़ा है। तो क्या ही करेंगे यार, क्या करेंगे? देखो यहां पे एक चीज नोटिस करो, आधा आधा बांट नहीं सकते क्योंकि ऑड है और ये इवन है। आधा बांटेंगे कब? जब दोनों इवन हो या दोनों ऑड हो, कि भाई बीच में किसी को कॉमन रखे तब बांट दे, ऐसा हो सकता है। तो आप ध्यान से देखो, लिखते ही मुझे एक बात समझ में आ गई। देखो यहाँ पे C के बाद आता है D और D के बाद आता है E। ये देखो Z के बाद आता है A और A के बाद आता है B। X के बाद आता है Y और Y के बाद देखो यहाँ पे आएगा यहाँ पे Z लिखना था, मैं जल्दी से यहाँ पे Y लिख दिया Z। तो इसका मतलब आपको टॉय का कोड निकालना बहुत आसान हो गया। टॉय का कोड निकालो भाई, TOY। इसका कोड देखो भाई, अब यहां पे D था तो उसके पहले का लेटर लिखा, तो T के पहले क्या आएगा भाई? STUNOP, ठीक है, XYZ। तो SUNPXZ ये रहा, ठीक है, SUNPXZ
PXZ शुड बी द आंसर। देखो आप जितने तरह के क्वेश्चन है उतने लगा लो, कोई पैटर्न नहीं, कोई कंसेप्ट नहीं, सिर्फ आपको याद रखना है प्लेस वैल्यू, ऑपोजिट वैल्यू, वोवल कॉन्सोनेंट और सिंपल एबीसीडी का लॉजिक यहां पे लग रहा है। ठीक है, आई विश आपको ये कहानी समझ में आई होगी और बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं तो आप बहुत शानदार करते हैं। जरा ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए। इस क्वेश्चन को मैं आपको देना चाहता हूं 20 सेकंड का टाइम, मैं देखूंगा कि आप इसका आंसर दे पाते हैं। कमेंट में मुझे रिप्लाई करिए। चलिए जरा जल्दी से देखिए, इसका आंसर जल्दी से रिप्लाई करिए, मुझे क्या होगा, जल्दी से इसका रिप्लाई करिए, आंसर क्या हो जाएगा भाई, जल्दी से रिप्लाई करिए, आंसर क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर टीयर को कहते हैं 32 तो डिकोडिंग को, अब यहां पे तुम देखोगे TEAR, क्वेश्चन बड़ा आंसर छोटा, और फॉर्चुनेटली 4 और 2 आधा आधा बांट सकते हैं। डिकोडिंग की बात करें बेटा तो यहां पे देखो डिकोडिंग में DECODING, इसको लेके चलें। अगर इसको लेके चलें तो यहां पे क्या होगा जरा देख लो। अगर मैं आधा आधा बांटता हूं दोनों को तो भाई 20 और 5 से 3 लाना, जरा ट्राई मारते हैं। तो 20 पे आ जाएगा T और E आ जाएगा 5 पे, 25 हो गया। तो 25 को मैं 3 लिख सकता हूं क्या? हाँ, एक शर्त पे लिख सकता हूं कि 5 में से 2 घटा दें तो 3 आ जाएगा, एक शर्त पे। R और A 18 और 1 ये हो जाएगा 19, 9 में से 1 माइनस करोगे तो 8 आएगा। यहां पे क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। मतलब भाई ये कहानी यहां पे फेल हो गई। अगर ये कहानी यहां पे फेल हो चुकी है तो जरा आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ भाई। यहां पे देखो जरा सा, ये लॉजिक फेल हो गया भाई। अब अगर प्लेस वैल्यू फेल हो गया तो चलो जरा ऑपोजिट पे चेक कर लें। मैंने इससे ज्यादा कुछ बोला भी नहीं आपको करने पे, ऑपोजिट पे चेक कर लें। तो T का ऑपोजिट G आता है 7 पे और E का ऑपोजिट V आता है 22 पे। तो यार ये भी कहीं से कुछ नहीं बनता दिख रहा। अच्छा हाँ, ऐसे कह सकते हैं कि 2 और 2 करा 4, तो अब यहाँ पे 2 और 2 कितना हो गया? 4 हो गया। तो 7 में से 4 माइनस करा तो 3 आ गया। हाँ ये लग गया यार। इसमें देखो A का ऑपोजिट Z यानी 26 पे आएगा और R का I 9 पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 और 2 8 हो गया और 9 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा भाई? 1 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे ये लॉजिक भी फेल हो गया। अब इसका मतलब क्या हो गया भाई? तुमने प्लेस वैल्यू से किया, नहीं आया। तुमने ऑपोजिट वैल्यू से किया, नहीं आया। तो अब तुम्हारे पास बचा क्या? मैंने क्या बताया था? अगर ये फेल हो जाए तो वोवेल कॉन्सोनेंट, बस खत्म। वोवेल कॉन्सोनेंट से देखो बन रहा है क्या? अगर मैं वोवेल कॉन्सोनेंट से जाऊं तो सिर्फ जरा वोवेल वोवेल जोड़ो। तो E और A 5 और 1 6 हो गया, दोनों को जोड़ दिया। 20 और 18 तो 20 प्लस 18 यानी कि 38, और 38 में अगर मैं 6 माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है? 32। यहां पे मुझे 32 दिखाई दे रहा। क्या ऐसे ही कुछ होगा? तो इससे जरा वोवेल गिनो कितना? E आएगा 5 पे, E आएगा 5 पे, O आएगा 15 पे, I 9 पे। तो 15 और 5 20 और 9 29 हो गया। अब कॉन्सोनेंट पे देखो D आएगा 4 पे, C आएगा 3 पे, फिर D 4 पे, N 14 पे और G आएगा 7 पे। प्लेस वैल्यू याद कर लो बेटा। तो ये देखो 14, 4 और 4 8, 9 10 11, 11 और 14 हो जाएगा 25, 25 और 7 यहाँ पे हो जाएगा 32। यानी इसका भी आंसर होगा 32। और 32 में से बेटा अगर मान लो 29 माइनस करो, इसमें माइनस किया था तो क्या आ जाएगा आंसर? 3 आ जाएगा। और 3 ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है। ठीक है, आंसर आएगा क्या? तो याद रखना प्लेस वैल्यू ऑपोजिट वैल्यू दोनों फेल हो गई तो आपका वोवेल कॉन्सोनेंट। अब इसके अलावा कुछ नहीं लगने वाला। और आपको देखोगे तो जितने क्वेश्चंस मैंने आपको कराए कुछ इसी शर्त पे, इसी कंडीशन पे आपको बन जाएंगे। तो आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। पूरा सेशन का अगर मैं सेंट्रल थीम या कंक्लूजन दूं तो आपको क्या याद रखना है? कोडिंग डिकोडिंग को समझने के लिए प्लेस वैल्यू और ऑपोजिट वैल्यू। मेरी बात फिर से सुनना, कोडिंग डिकोडिंग को याद करने के लिए प्लेस वैल्यू और ऑपोजिट वैल्यू, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर आप इसके अलावा जा रहे हो तो भाई गलती होगी आपसे। अगर प्लेस वैल्यू और ऑपोजिट वैल्यू ना लगे तो वोवेल कॉन्सोनेंट खत्म हो जाएगा। आज का ही सबसे बड़ा काम आपका है क्या? कि आपको याद करना है प्लेस वैल्यू और ऑपोजिट वैल्यू। ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूं आज की इस कहानी समझ में आई होगी। इसका पार्ट 2 देखने के लिए
मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊंगा और उसमें काफी अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और धमाकेदार अंदाज में, इसी के पार्ट 2 के साथ बने रहिए। और अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना और शेयर कर देना, क्योंकि इससे आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। सब कुछ फ्री देंगे, बैठे बिठाए घर पे तैयारी हो जाएगी और क्या पता आप ही हो नेक्स्ट हमारे ऑफिसर किसी भी डिपार्टमेंट में। और बने रहो, मोटिवेशन के साथ रहो और अपना ख्याल रखो। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।